हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर हम लोग का है, कोई भी अगर गोलीय अपवर्तक तल है, भले ही वो अवतल अपवर्तक तल हो या उत्तल अपवर्तक तल हो, ठीक है। तो कोई भी गोलीय अपवर्तक तल जो होता है तो उसके फोकस होते हैं और दो फोकस होते हैं। एक को कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है, और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो आज का टॉपिक वही है कि किसी गोलीय अपवर्तक तल का ये प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वह किधर पड़ेगा, समझ में आया। और उसी से रिलेटेड प्रथम फोकस दूरी किसे कहते हैं, और उसी प्रकार द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और यह किधर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, किसके लिए, ठीक है। और द्वितीय फोकस दूरी की भी हम चर्चा करेंगे, समझ में आया। तो ये आज का टॉपिक है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने हेडिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद से अब देखिए तो गोलीय तल, अच्छा आप सब लोग जान रहे हैं कि भाई जो गोलीय तल है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो अवतल होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। तो वो दोनों के लिए हम देखेंगे, एकदम दोनों के लिए, समझ में, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हमारा हेडिंग ये है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं लिखा हुआ हूँ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। मैंने आपसे अभी बताया कि भाई किसी गोलीय अपवर्तक तल के कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। तो हम लोगों को यही प्रथम और द्वितीय जानना है, ठीक है। ये प्रथम मुख्य फोकस में लिखा हूं, यहां पर ये प्रथम मुख्य फोकस का ये है, ये हिस्सा, समझ में आया, यहां से यहां तक। और नीचे ये मैं लिखा हुआ हूं द्वितीय मुख्य फोकस, समझ में आ गया, ठीक। ये और ये द्वितीय मुख्य फोकस का ये हिस्सा है, जो भी है सो समझ में आ गया। तो हम ये प्रथम मुख्य फोकस जो है, देखिए ये उत्तल तल है ना, इधर से प्रकाश की किरण अपवर्तित करेंगे तो उत्तल अपवर्तक तल के लिए, फिर ये अवतल अपवर्तक तल के लिए प्रथम मुख्य फोकस देखेंगे किधर होगा। उसी प्रकार ये द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल के लिए, अवतल के लिए, अवतल अपवर्तक तल के लिए किधर होगा, क्या होगा, ये बहुत कुछ चीजें हमको जानना है, ठीक। तो देखिए एकदम सिंपल, तो हम प्रथम मुख्य फोकस पहले जानना शुरू करते हैं, एकदम आसान है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि देखिए ये हमने एक उत्तल अपवर्तक तल बनाया, और ये जो मैं माध्यम लिया हूं यह कांच है। यह क्या है भाई, ये कांच है, समझ में आ गया, ये कांच है, ये पूरा का पूरा इतना ये जो है ये क्या है भाई, ये कांच है। और ये क्या है, ये वायु है, समझ में आ गया, यह वायु है। और ये क्या है भाई, ये जो तल है अपवर्तक तल, ठीक है, यह कांच का बना हुआ है और ये उत्तल है। और इसमें जो भी है, ये है, ये है, ये है, ये सब ये कांच है, ये सब क्या है भाई, ये कांच है, आपको याद रखना है, ठीक, ये सब कांच है। कोई दिक्कत परेशानी? अब एकदम आसान। अच्छा ये बात है कि ये हम लोगों से पूछता है, जैसे कि हाई स्कूल के ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछेगा लिखने के लिए कि भाई किसी अपवर्तक तल का प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ऐसे एकदम पूछता है, ठीक है। या प्रथम फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, या वो किसी लेंस के लिए पूछेगा या ये अपवर्तक तल के लिए पूछेगा। तो कुल मिला जुला करके कई बात होती है। लेंस के लिए भी जब आएगा टॉपिक तो हम उसको बताएंगे, समझ में आया। तो ऐसे पूछ लेता है। तो ये क्या है, कांच है, और कांच का ये उत्तल अपवर्तक तल है, ठीक। अब ये देखिए ये जो अपवर्तक तल है ये उठा हुआ है ना, देखिए ये उठा हुआ है, अपवर्तक तल उठा हुआ। अब इसका ये जो है अपवर्तक तल का मध्य बिंदु इसका ध्रुव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुव, P हो जाएगा। अब यह जो ये तल है, जो उभरा हुआ तल है, जो गोलीय तल है, यह जिस कांच के गोले के आकार का होगा, जिस कांच के गोले में से कटा हुआ भाग जैसा होगा, उसका केंद्र क्या कहलाएगा, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, C हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये जो अपवर्तक तल है उसका ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया इस अपवर्तक तल का, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इसका क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। इस अपवर्तक तल का ये क्या हो गया, ये जो है ये मुख्य अक्ष हो गया, समझ रहे हैं, ठीक।
तो इस अपवर्तक तल के मुख्य अक्ष पर आपको कोई ऐसा बिंदु ले लेना है, ठीक है, और वो ऐसा बिंदु ले लेना है, ठीक है, जहां से, जैसे ये मैं एक बिंदु ले लूं, समझ में आ गया। थोड़ा सा उल्टा उल्टा की नहीं बात करूंगा, इधर देखिए, समझिए एकदम ठीक। थोड़ा सा अपवर्तन अगर हम कराने का प्रयास करूं तो यहां से मैं प्रकाश की किरण लेकर के जाना चाह रहा हूं। ये गोलीय तल के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, कोई भी बिंदु, मैं एक बिंदु ले रहा हूं, फिक्स बिंदु, और यहां से मैं प्रकाश की किरण को लेकर के जा रहा हूं। ऐसे देखिए, ऐसे ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ऐसे जा रही है। समझ में आ गया। धीरे धीरे सोचना है, आप थोड़ा सा एकदम याद रखिए, ठीक है। ऐसे ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, इधर जा रही है, तो इस अपवर्तक तल के इस बिंदु पर देखिए ऐसे जा रही है और इस बिंदु पर वो मिल रही है। समझ में, ये आपतन बिंदु है। अब ये अपवर्तन होगा तो किधर जाएगी, अपवर्तन होगा तो किधर जाएगी भाई, ये बात है। तो देखिए यहां पर पहले हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा, वायु से कांच में जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी, पहले अभिलंब हम खींचेंगे, तो आपतन बिंदु से और इसके वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये अभिलंब बन जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया है। क्या बताया है भाई, गोलीय तल पर प्रकाश का अपवर्तन, हमने उसमें अपवर्तन करा करके आपको बाकायदे बताने का प्रयास किया। उसके लिए फार्मूले का भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए बता दूं, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरण यहां पे गई, वायु से ये कांच में जाएगी, अपवर्तन होगा, वो अभिलंब की ओर झुकेगी, इस माध्यम में अभिलंब की ओर। वैसे तो उसको सीधे चले जाना चाहिए, सीधे, लेकिन क्या होगा, इसकी ओर झुकेगी तो इसकी ओर, इधर की ओर ऐसे झुक जाएगी और वो ऐसे जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि उस जगह पर है कि ये यहां पर अपवर्तन हुआ तो इधर की ओर झुकेगी तो इधर चली आएगी। समझ में आ गया, ठीक। वैसे उसको ऐसे चले जाना चाहिए, ऐसे सीधे, लेकिन उधर नहीं जाएगी। ये जो अभिलंब है ना, इस माध्यम में जिसमें अपवर्तित हो रही है, उसकी ओर थोड़ी सी झुक जाएगी। तो झुकी है, इस प्रकार से झुकी है, वह ऐसा ये बिंदु है कि जहां से चल रही है तो अपवर्तन के पश्चात ऐसे झुकी है कि यह मुख्य अक्ष के क्या हो गई है, ये भाई समांतर हो गई है। क्या हो गई है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ये ऐसा बिंदु है जहां से चली है प्रकाश की किरण, तो यहां से अपवर्तन के पश्चात जब झुकी है इस अभिलंब की ओर तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो गई है, ये समांतर हो गई है। ये समझ में, ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई है, समांतर। समझ में आ गया, ठीक। ये इसको मैं मिटा दिया, ये जो ऊपर वाला है, जो जाना चाहिए था नहीं गया है, अपवर्तन हो गया, इधर मुड़ गया है। समझ में आया। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार यदि मैं यहां से ऐसे प्रकाश की किरण लेकर के जाऊं, ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण, समझ में आ गया, ठीक। तो जब यहां से मैं प्रकाश की किरण ऐसे ही एकदम उसी के जैसे लेकर के जाऊंगा, ऐसे, समझ रहे हैं, तो फिर इसका भी अपवर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। देखिए समझिए पहले, ठीक। और यहां से अगर प्रकाश की किरण ऐसे लेकर के जाऊं, ठीक है, तो वो भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा है कि भाई यहां से कोई एक किरण, बस यहां से ये मुख्य, इसके मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु कि यहां से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, तो यहां से कोई भी प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे तो फिर अपवर्तन के पश्चात तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर यहां से भी जाएगी एकदम मुख्य अक्ष में भी तो वो भी एकदम सीधे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर वो बेचारी हो जाएगी। देख लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये जो उत्तल तल है, सोचे एकदम, देखिए ये जो उत्तल तल है, इस उत्तल तल के, ठीक है, अपवर्तक तल के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु मिला है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस उत्तल तल से, मतलब इस गोली तल से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या हो गई हैं, समांतर हो गई हैं। समझ में आ गया। ये तो है, आपको दिख रहा है। अब देखिए, अब ये तो उत्तल के लिए है, लेकिन अवतल के लिए अब थोड़ा सा देखिए, ठीक है। मतलब है ये कि देखिए अपवर्तन कराने के बाद क्या कराना है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर इस अपवर्तित किरण को कराना है। समझ में आ गया। अब देखिए
अब इस पर क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं, उल्टा थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर ये बताइए कि अगर सोचिए थोड़ा सा, अगर मैं इधर से प्रकाश की किरण लेकर के जाऊं, जैसे कि ये अवतल है, देखिए धंसा हुआ, इधर से प्रकाश किरण लेकर के जाएंगे तो ये धंसा हुआ है, ठीक है, ये तल, ठीक, और ये उसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये पी हो गया, और ये जिस गोले के कटा हुआ भाग जैसा ये है, ठीक है, तो उसका केंद्र इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। समझ में आया, ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उस तल की मुख्य अक्ष बनती है, तो मुख्य अक्ष ये बन गया। समझ में आ गया, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके मुख्य, देखिए इसके मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर मैंने ऐसे ही, बस देखिए ऐसे ही कोई प्रकाश की किरण में लेकर के आ रहा हूं। देखिए देखिए, सोचिए, इधर से सुनिए, बस इधर से प्रकाश की किरण को मैं ऐसे ही कोई प्रकाश किरण को मैं लेकर के आ रहा हूं, अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी, सोचना ये है। तो यहां पर अभिलंब खींचना है, तो आपतन बिंदु से और ये वक्रता केंद्र को मिला दीजिए ऐसे, यही क्या बन जाएगा, अभिलंब बनेगा। देखिए ये अभिलंब रहा, ठीक, अभिलंब। अभी मैं उसको मिटाऊंगा, मैं समझा रहा हूं बस। अब देखिए इसको सीधे चले जाना चाहिए, ये कांच से किस में जा रही है, वायु में, कांच से वायु में जा रही है, ये ऐसे जाने के बाद सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन अपवर्तन होगा, कांच से वायु में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब इससे दूर हटेगी, इधर नहीं जाएगी, इससे और दूर हटेगी, तो वो बेचारी ऐसे जाएगी, दूर हटी गई है कि नहीं, देखिए ऐसे आने के बाद उधर चली गई है, समझ रहे हैं, ऐसे जाएगी वो, ठीक। तो इसी का अगर मैं उल्टा करूं, ठीक है, अपवर्तन में, ठीक है, उत्क्रमणीयता का गुण होता है प्रकाश की किरण में, तो इसी को मैं उल्टा कहूं, इधर से मैं लेकर गया हूं ना, अगर मैं इधर से प्रकाश की किरण लेकर के जाऊं तो वो अपवर्तन के पश्चात इधर जा सकेगा, जाएगा कि नहीं, तो मैं इसी को उल्टा करने वाला हूं, ठीक है, और यही अपवर्तन होता है। समझ रहे हैं, एकदम आसान है, चीजों को आप वैसे भी या कैसे भी आप समझ सकते हैं, हर तरीके से, ठीक, समझिए। तो देखिए, अब मैं अगर ऐसे में प्रकाश की किरण को लेकर के आऊं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेकर आया उसको, और मैं ऊपर कर ले रहा हूं। चलिए, ये यहां पर मैं ऐसे ये कोई मैं प्रकाश की किरण को लेकर के आ रहा हूं। चलिए, ये किस पर, ये गोलीय तल पर, समझ रहे हैं, ठीक। अब यहां पर अपवर्तन होगा, तो मैं इस कोण पर लेकर के आ रहा हूं कि ये अपवर्तन होगा, तो वह क्या हो जा रही है, पश्चात, ये अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक है। इधर करूंगा तो ये और इधर मुड़ जाएगी, और इधर कर दूंगा तो वो ऊपर चली जाएगी, लेकिन उस कोण पर, इस स्थिति में इसको मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, कि यहां से अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। अगर इसको मैं, ये जो आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है, इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊं डॉट 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 करके, तो अगर मैं यहां पर अपने आंख को करके देखूं, यहां पर अगर मेरी आंख हो तो ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस तल के मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, ये इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, और जब इस तल पर पड़ रही है, अपवर्तक तल पर, तो पड़ने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो ये एक ऐसा बिंदु है कि इसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तो इसकी ओर कोई भी आएगी ना, ठीक है, ये ऐसा बिंदु हो जाएगा मुख्य अक्ष पर कि इसकी ओर कोई आएगी ना, तो फिर क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो चलिए, अगर यहां से अगर उसकी ओर लेकर के जाना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो ये भी उसकी ओर, ठीक है, जाना चाह रहे, जा रही है कि नहीं, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए, एक और लेकर के जा रहे हैं, ठीक, उसकी ओर देखिए ऐसे, तो आप ये ऐसे अगर जाने चाहती तो उधर उसकी ओर जा रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर इधर से देखें, देखिए, तो ऐसे प्रकाश की किरण देखिए इसकी ओर आ रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ में आ गया, इधर देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। कुल मिला जुला करके अगर ये उत्तल पृष्ठ होगा तो उसके मुख्य अक्ष पर एक कोई जरूर ऐसा बिंदु होगा कि जहां से जाती हुई प्रकाश की किरण पुंज, ठीक है, जाती हुई प्रकाश किरण पुंज ये तल से, अपवर्तक तल से
अपवर्तन के पश्चात ये किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और यदि अवतल पृष्ठ है तो उसके मुख्य अक्ष पर एक ऐसा जरूर बिंदु होगा जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें इस अपवर्तक तल, अवतल अपवर्तक तल से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इन्हीं बिंदुओं को, ठीक है, क्या कहते हैं, इस अपवर्तक तल का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको हम लोग इस ये कैपिटल F1 से, ठीक है, इसको कुछ ये F डैश से ये डिनोट किया जाता है, लेकिन मैं एकदम F1 कैपिटल F1 से इसको डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, कैपिटल F1 से डिनोट करूंगा। अगर आपको अलग अलग बताना हो, जैसे कि ये उत्तल पृष्ठ के लिए ये प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए, तो आप ऐसे बताएंगे कि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम उस उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन अगर अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए कहा जाए, मतलब अवतल पृष्ठ के लिए अगर ये प्रथम मुख्य फोकस F1 को परिभाषित करने के लिए कहा जाए, तो आप कहेंगे कि ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक है, आती हुई प्रकाश की किरणें या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, अपवर्तक तल से, मतलब अवतल अपवर्तक तल से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो उस बिंदु को इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ का, मतलब अवतल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर दोनों को मिला करके एक ही में अगर परिभाषा बनाना हो, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे एकदम, ठीक है, एकदम क्या कहेंगे, एकदम आसान तरीके से कि भाई किसी अपवर्तक पृष्ठ का, समझ में आ गया, किसी, भले वो उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, ये अवतल है और ये उत्तल है, तो किसी अपवर्तक पृष्ठ के, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से जाने वाली या, ठीक है, जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, पृष्ठ से, अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल F1 से या कैपिटल F डैश से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए यह ध्रुव रहा इस पृष्ठ का, ये P क्या है, ध्रुव है, और ये प्रथम मुख्य फोकस है। यह प्रथम मुख्य फोकस और ये ध्रुव के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी स्मॉल F1 कहते हैं। ठीक है, ये फोकस दूरी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यही देखिए, ये प्रथम मुख्य फोकस और ये ध्रुव है P, यहाँ पर है जो, ठीक है, तो ध्रुव, प्रथम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, प्रथम फोकस से। कहाँ पर डिनोट दिखा दूं, ऊपर चलिए दिखा दे रहा हूँ, समझ में आया, ये क्या है, ये प्रथम फोकस F1 है, समझ में आ गया। ठीक है, प्रथम फोकस F1 याद रखना है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक, आप सब लोग जानते हैं कि कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, मैंने आपको बताया है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक कैसे लिया जाता है प्रकाशिकी में, समझ में आया। ठीक है, तो भाई चिन्ह परिपाटी करके एक मेरा लेक्चर है, ठीक है, अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देखें, कि आगे के कहीं भी चिन्ह परिपाटी वाले लाइट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो आप दूर कर लेंगे एकदम। ठीक है, तो इसीलिए तो अब आपसे पूछा जाए कि देखिए ये उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, उत्तल, ठीक है, ये उत्तल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस धनात्मक है कि ऋणात्मक, अवतल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, आपसे कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो एकदम कुछ नहीं, सिंपल, प्रकाश की किरण इधर से आई है ना, इधर से, ठीक है, इधर से, तो इधर वाला पक्ष ऋणात्मक हो जाएगा, जिधर जा रही है वो वाला क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ध्रुव से दो पार्ट कर दीजिए, समझ में आ गया। ठीक है, ये अवतल, ये मान लीजिए ये क्या है भाई, ये अवतल है ना, ये ध्रुव है ना, तो ऐसे खींच लीजिए, ये ध्रुव हो गया, तो ध्रुव के इधर एक पार्ट हो गया
गया और ध्रुव के उधर एक पार्ट हो गया, ये ध्रुव के, ठीक है। तो अगर इधर से प्रकाश की किरण जा रही है तो ये ध्रुव से इधर वाला जिधर से जा रही है जिस पक्ष से, वो वाला माइनस में होता है और जो दूसरा वाला बचा वो क्या होता है, प्लस में होता है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए उस स्थिति में ये ध्रुव से इधर से प्रकाश की किरण जा रही है तो इधर वाला ये क्या होगा, ये माइनस में होगा। मतलब कि उत्तल पृष्ठ का प्रथम जो फोकस होता है, प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1, यह क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और अवतल का प्रथम फोकस दूरी देखिए ये उधर की ओर है ना, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है लेकिन ध्रुव के बाद उधर है वो, तो ये धन में आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, धन में। तो ये अवतल का प्रथम फोकस जो दूरी है ये स्मॉल f1, यह क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ में आ गया। वैसे भी देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, देखिए समझने वाली बात है भाई, फिजिक्स है, एकदम समझना ही पड़ेगा। देखिए इधर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तल पृष्ठ का जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वह कांच में होता है, मतलब जो कांच है उसमें है कि वायु में है, ठीक है। तो उत्तल का प्रथम वाला मुख्य फोकस कहां पर होता है, वायु में होता है, कांच में अंदर नहीं होता है, उस सघन वाले माध्यम में नहीं होता है। और इसका भाई, इसको अगर मैं घेर दूं, दिखा दूं कि कहां से कहां तक है, तो देख लीजिए, समझ में आ गया। और ये अवतल का जो प्रथम फोकस है, ये वाला प्रथम फोकस, वह क्या होता है, वायु में नहीं, किसमें होता है, खुद उस कांच में होता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। देख लीजिए ये f1 है, समझ में आ गया, ठीक, ये f1 है। अब ये इसके बाद से अब इस पर थोड़ा सा दूसरे रूप में भी आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे यहां पर तो फिगर में भी आपको दिख रहा है कि जो f1 है इसका, ये उत्तल वाले का वो माइनस में होगा और ये अवतल वाले का जो f1 है वो किस में होगा, वो प्लस में होगा। ऐसे भी दिख रहा है, आप उसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। कैसे भाई, चलिए देख लेते हैं, ठीक। एकदम देखिए, ये बताइए कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, ठीक है, ये n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान क्या होता है भाई, r होता है। ये जानते हैं कि नहीं, ये हम जानते ही हैं। तो इस पर हम क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। ये वायु है और ये कांच है, तो इसका अपवर्तनांक, इसका इस वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वही n है, ठीक। इस पर हम लगा लेंगे। तो ये प्रथम मुख्य फोकस के लिए अगर हम लगाना चाहें कुछ, देखिए तो भाई यहां पर ये क्या है, यह कोई फोकस है, कोई बिंदु है, ठीक है, जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो जहां से प्रकाश की किरण आती है ना, ठीक है, वो वस्तु होता है। कहां होता है, वस्तु होता है। समझ में आया। तो ये वस्तु है और वस्तु से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो ये वस्तु हुआ और बोल रहा है कि यही इसका क्या है भाई, फोकस दूरी है, ठीक है। तो ये वस्तु है ना, ओ, ये ओ भी हो गया, इस स्थिति में ये O हो गया वस्तु, और ये फोकस भी है, मतलब ये फोकस दूरी है। अच्छा तो ये बताइए, जब यहां पर वस्तु है तो ध्रुव से वस्तु की दूरी किसके बराबर है, वही ना फोकस दूरी है। खुद समझिए, जब यहां पर वस्तु ही हो गया, जहां से प्रकाश जाता है वही वस्तु होता है, ठीक है। और अपवर्तन के पश्चात जहां पर वो एक दूसरे पे मिलता है, जहां पर मिलते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया। तो भाई यहां पर वस्तु हो गया और वस्तु कहां पर है, ये फोकस पर है, प्रथम फोकस पर है। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी कितनी है, वही u बराबर f1। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो यहां पर, ठीक है, ये प्रथम मुख्य फोकस की स्थिति में यहां पर लिखेंगे, या डायरेक्ट प्रथम मुख्य फोकस वाला ही ना हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे इस स्थिति में, मतलब प्रथम मुख्य फोकस की स्थिति में। अब से आप मैं पूछूं कि u बराबर कितना, u का मतलब कि ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी, ठीक है, वस्तु यहीं पर है, फोकस इसके प्रथम फोकस पर है वस्तु, ठीक है। इसका मतलब वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, f1 हो जाएगी नहीं। तो u बराबर कितना हो जाएगा, f1। चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, आप अभी मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद से मैं पूछूं कि v बराबर कितना, तो ये प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात ये सभी किरणें कहां मिलेंगी, एक दूसरे के समांतर न है, मुख्य अक्ष के समांतर न है। तो मुख्य अक्ष को कहां पर काटेंगे, एकदम अनंत पर, है कि नहीं। तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, तो v बराबर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अतः
अतः ठीक है, उपरोक्त अगर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर n अपान कितना हो जाएगा, v के जगह पर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, माइनस ठीक है 1 अपान u के जगह पर कितना हो जाएगा, f1। देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक, और बराबर ये n माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, ठीक है, r1, नहीं हाँ ये सॉरी, हाँ चलिए R1 और ऑन कुछ नहीं, R रहने दीजिए, ये R1 ऑन कुछ नहीं, बस R मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं इसकी या किसकी भी। तो ये n में इनफाइनाइट से भाग दे देंगे तो वो 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा, ठीक है, -1 अपान f1 बराबर n माइनस 1 अपान कितना, ये r, ठीक है। तो f1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो समझ रहे हैं, ठीक। तो f1 बराबर बताइए, f1 बराबर हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस r अपान कितना हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। यही प्रथम फोकस दूरी का क्या है, ये सूत्र है, f1 बराबर माइनस r अपान n माइनस 1। समझ में आ रहा है, ठीक। अगर ये यही है प्रथम फोकस दूरी का, ठीक है, इसको समीकरण नंबर कैपिटल A बना लीजिए, ठीक है, नहीं चलिए इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस यही है प्रथम फोकस दूरी का। अब देखिए अगर मैं कहूं, ठीक है, ठीक है, यहां पर केस अगर मैं लगा रहा हूं केस 1 का मतलब कि किसके लिए f1 का मान जानना चाहते हैं, ठीक है। यह सूत्र किसके लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए जानना चाहते हैं कि अवतल पृष्ठ के लिए, किसके लिए जानना चाहते हैं भाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर केस 1 में क्या लिखेंगे, उत्तल पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, उत्तल पृष्ठ के लिए, मतलब उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये बताइए, उत्तल के लिए ये जो r का मान है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, देखिए यही ना उत्तल है, उत्तल, तो उत्तल ये r का मतलब उसका वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये उत्तल है तो उसका वहां पर वक्रता केंद्र हो जाएगा, भाई जिस कांच के गोले से काट करके कहिए या किस काटा हुआ भाग कह लीजिए, तो ये इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी यही ना r होती है, खुद समझना है। तो ये r ध्रुव से इधर न है, प्रकाश की किरण इधर जा रही है, तो ध्रुव के इधर वाला माइनस होगा, उधर वाला प्लस होगा। तो उत्तल के लिए ये r जो होता है प्लस होता है, और अवतल के लिए ये जो r होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r, ये क्या होता है, माइनस होता है। ये तो जानते ही है कि नहीं। उत्तल के लिए ये जो r होता है प्लस होता है, और अवतल के लिए ये r क्या होता है, माइनस होता है। उत्तल के लिए ये r प्लस और अवतल के लिए ये r क्या होता है, माइनस होता है, आप जानते ही हैं। तो केस 1 उत्तल पृष्ठ के लिए r बराबर कितना होता है, ठीक है, प्लस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अतः एकदम आसान। तो जो यहाँ पर r के जगह पर जब प्लस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, f1 बराबर माइनस r के जगह पर प्लस ही रखिए और वहाँ पर n माइनस 1, तब भी क्या आ गया एकदम, देखिए ये f1 बराबर कितना आ गया, माइनस, ठीक है, ये माइनस ही माइनस रह जाएगा, r अपान कितना हो गया, n माइनस 1। नहीं समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो उत्तल पृष्ठ के लिए आप f1 निकाले हैं तो वो माइनस में ही आया, f1 बराबर माइनस r अपान n माइनस 1, ठीक। उसी प्रकार यदि अवतल पृष्ठ के लिए, यहाँ पर केस अगर मैं लिख दूं 2, केस 2 का मतलब अवतल पृष्ठ के लिए, अवतल पृष्ठ के लिए, तो अवतल पृष्ठ के लिए थोड़ा सा सोचिए, अवतल पृष्ठ के लिए r बराबर क्या होता है, माइनस होता है ना, तो r बराबर माइनस, ठीक है, r बराबर माइनस हम रखेंगे। तो जब यहाँ पर r के जगह पर माइनस रख देंगे, यहाँ पर खुद अवतल पृष्ठ के लिए यहाँ पर क्या रख देंगे, माइनस। खुद सोचिए इस फार्मूले में माइनस, तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। f1 बराबर कितना हो जाएगा, f1 बराबर माइनस r अपान n माइनस 1 होगा कि नहीं, खुद समझिए। तो इस r के जगह पर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। f1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस ये r अपान n माइनस 1 आ जाएगा। मतलब कि अवतल पृष्ठ के लिए जो f1 है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, होता है कि नहीं। अवतल उत्तल पृष्ठ के लिए f1 ऋणात्मक में आ रहा है, यहाँ पर देखिए, और उत्तल पृष्ठ के लिए f1 ऋणात्मक में, और केस 2 अवतल पृष्ठ के लिए r माइनस में हो गया, तो f1 किस में हो गया, ये धनात्मक हो गया। नहीं कुछ नहीं, यहीं पर ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1, ये r और तो उत्तल के लिए धन में होता है, धन रखेंगे तो ये f1 यहाँ पर माइनस है, माइनस में ही रहेगा, मतलब कि उत्तल पृष्ठ के लिए f1 माइनस में होता है, माइनस में होने का मतलब कि उधर होगा,
है कि नहीं, समझ में आया, ठीक। और ये अवतल पृष्ठ के लिए r माइनस में होता है, तो जब यहाँ पर आप माइनस रखेंगे यहाँ पर, तो खुद ये माइनस और ये पहले से ही माइनस है सूत्र में, तो माइनस माइनस प्लस मतलब ये धन में आ जाएगा। F1 किस में आ जाएगा, धन। मतलब अवतल पृष्ठ के लिए प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक होने का मतलब कि खुद उसी अंदर में होगा, कांच में होगा। समझ में आ रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको आप याद रखें, इसका हमको काम पड़ेगा अभी कुछ देर बाद, ठीक है, ठीक। अब इतना समझ गए, तो आप समझ गए प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब आपको समझना है कि भाई द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक। एकदम इसी का उल्टा है। हम इसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ले रहे थे जहां से चलने के बाद, ठीक है, इस तल से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर कराना था, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर कराना था। अब उल्टा है, आपको समांतर इस पर आपतित करना है। इस पर क्या करना है, समांतर आपतित करना है, समांतर प्रकाश की किरणें आपतित करना है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करना है। और वह अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी वही उसका फोकस होगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो द्वितीय मुख्य फोकस ये पूरा द्वितीय मुख्य फोकस वाला है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, उत्तल पृष्ठ। चलिए इसको मैं अच्छे से बना दे रहा हूं दूसरे कलर से, समझ में आ गया, ठीक है। ये चलिए इधर थोड़ा सा ऐसे भी बना दे रहा हूं। ये कांच है, सब समझ में आ गया। और ये उस उत्तल पृष्ठ का ध्रुव है और यहां पर कहीं उसका वक्रता केंद्र C है, ठीक, समझ में आ गया। अब इस उत्तल पृष्ठ पर इसके मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को हम क्या करूंगा, ठीक है, आपतित करूंगा। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित कर, इसके समांतर मैंने क्या कर दिया, यहां पर आपतित किया। किधर जाएगा बताइए, किधर जाएगा भाई, ठीक है, वायु से कांच में जा रहा है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब पहले खींच लेते हैं, तो यहां पर अभिलंब, ये वक्रता केंद्र से उस बिंदु को मिलाएंगे, अभिलंब ये हो गया, है कि नहीं भाई, समझ में आ गया, ठीक। तो ये अभिलंब, ये सीधे उसको चले जाना चाहिए, नहीं ये सीधे, लेकिन क्या हो जाएगा, उस माध्यम में अभिलंब की ओर झुकेगा, झुकेगा कि नहीं, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया। देखिए ऐसे था, इधर की ओर झुक गया, झुक गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक। तो ये अभिलंब की ओर झुक करके यहां पर काटा, ठीक है, यहां पर मिला, समझ में आ गया। देखिए जा रहा है कि नहीं, इसको मैं चुपचाप क्या कर दिया, मिटा दिया, समझिए एकदम, ठीक। उसी प्रकार अब इसको मैं मिटा दिया, ठीक। उसी प्रकार देखिए ये समांतर है, इसका मतलब और भी कोई अगर समांतर ले लूंगा, जैसे इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक और भी मैं ले लूं, तो कहां पर जाएगा बेचारा अपवर्तन के पश्चात, एकदम वहीं पर जाएगा। समझ में आया, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक। और भी कोई मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले लूं जैसे ऐसे, तो अपवर्तन के पश्चात कहां पर जाएगा, यहां पर। एक और भी मैं ले लूं मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात कहां पर जाएगा, यहां पर, ठीक है। और ये भी खुद जाएगा, तो वो भी क्या एकदम सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं। तो भाई इस उत्तल पृष्ठ पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर मैंने प्रकाश की किरण को क्या किया, आपतित किया, किया कि नहीं भाई, समझ रहे हैं, ठीक। तो वो क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष, यही ना इसका मुख्य अक्ष है, ये उसका क्या है भाई, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर वो क्या हो रही है, मिल रही है कि नहीं, समझ रहे हैं। अब अवतल पृष्ठ पर मैं मुख्य अक्ष के समांतर थोड़ा सा प्रकाश किरण को भेजूं, जैसे यहां पर ऐसे ये प्रकाश की किरण देखिए, ठीक। इसका मुख्य अक्ष ये उसका ध्रुव हुआ और यहां पर कहीं केंद्र होगा, है कि नहीं, वक्रता केंद्र आप खुद समझ रहे हैं, ये वक्रता केंद्र यहां पर होगा कहीं, ठीक है, वक्रता केंद्र समझ में आ गया, ये वक्रता केंद्र C रहा। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर मैंने प्रकाश किरण को भेजा, तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, वायु से कांच में जा रहा, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब पहले खींचना पड़ेगा, तो इस आपतन बिंदु से इसको मैंने चुपचाप ऐसे मिलाया, ठीक। मिलाने के बाद, ठीक है, इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन उधर जाएगा नहीं, वो इस माध्यम में अभिलंब की ओर झुकेगा, ये जो अभिलंब है ना उसकी ओर झुकेगा, तो वो बेचारा ऐसे जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं, ठीक। ऐसे जाने के बाद वो उधर मुड़ेगा, ऐसे जाएगा जैसे दिखाया हूं मैं, ठीक। उसको मैंने चुपचाप क्या कर दिया, मिटा दिया। इन सभी चीजों को, ये फालतू जो चीजें हैं इसको मैंने मिटा दिया, ठीक, समझ में आ गया। ऐसे
एकदम। अगर ऐसे, ठीक है, देखें इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा भाई, ऊपर ऐसे ये जा रहा है। अगर इसको मैं पीछे थोड़ा सा बढ़ाऊं ऐसे, तो वो ऐसा लगेगा कि यहां से वो जा रहा है, नहीं। उसी प्रकार अगर यहाँ एक और मैं प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाऊं, ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात तो क्या होगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो वो एकदम उसी बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, उसी बिंदु से एकदम। अगर एक और मैं प्रकाश की किरण को ले रहा हूं ऐसे, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, और उसको पीछे बढ़ाएंगे तो उसी बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा। अगर एक और भी मैं ले लूं तो जैसे यहां पर, ठीक है, ऐसे, तो वो ऐसे जाएगा कि अगर उसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु से जाता हुआ वो प्रतीत होगा, ठीक। अगर सीधे भी तो सीधे क्या हो जाएगा, वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये जो माध्यम है इसको मैं घेर लूं कि दूसरे कलर से, कि भाई आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन क्या क्या है, समझ में आ गया। और ये उसका मुख्य अक्ष है, देखिए ये क्या है, उसका मुख्य अक्ष है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं भले ही वो उत्तल है, ठीक है, अगर उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर मैंने प्रकाश की किरण को आपतित किया है, तो वह प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, है कि नहीं, इकट्ठा हो रही हैं। और यदि अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, अगर उसके मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण को आपतित किया है, तो यह जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, इसके मुख्य अक्ष से, ठीक, उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से ये जाती हुई फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। समझ में आ गया। इन्हीं बिंदु को, ये जो बिंदुएं हैं, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, ठीक है, ये द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और उसको कैपिटल F2 से हम डिनोट करेंगे, नहीं तो सामान्यतः केवल F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो किसी से कोई दिक्कत नहीं, आप F2 से करिए, ज्यादा अच्छा लगता है। F2, इसका ये F2 रहा और इसका ये F2 रहा, मतलब कि द्वितीय मुख्य फोकस F2। समझ में आ गया, ठीक। अब ये फोकस दूरी वाली बात है, जैसे कि अगर परिभाषा लिखने वाली कभी बात आ जाएगी तो वो कैसे लिखेंगे आप, ठीक। अगर ऐसे कहा जाए कि उत्तल के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए द्वितीय मुख्य फोकस को परिभाषित करिए, तो आप कहेंगे उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, ठीक है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, मिलती हैं, उसी बिंदु को इस उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन अवतल पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, तो भाई अवतल अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें अवतल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात उसके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया। अब बात आती है कि दोनों को अगर एक ही में अगर परिभाषा बनाएंगे कि दोनों को, तो कुछ नहीं कहेंगे कि किसी अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, या किसी भी अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष, ठीक है, किसी अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, ठीक है, पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को उस अपवर्तक पृष्ठ का क्या कहते हैं, ठीक है, ये द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब द्वितीय मुख्य फोकस के बाद आपको फोकस दूरी जाननी, द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है, तो ये ध्रुव और ये हो गया फोकस, द्वितीय फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, द्वितीय फोकस दूरी F2 से। किससे डिनोट करेंगे, F2 से। समझ में आ गया, ये क्या है भाई, ये स्मॉल F2 द्वितीय फोकस दूरी। उसी प्रकार ये द्वितीय फोकस और ये ध्रुव, ठीक है, ये जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी को किससे डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल F2। समझ में आ गया, ठीक। आप फिगर में भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का जो द्वितीय फोकस है, ठीक है, वह किस में पड़ रहा है, कांच में है। लेकिन अवतल पृष्ठ का जो द्वितीय फोकस है वो क्या है, वायु में है, कांच के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे देखने की बात किया जाए तो भाई इस ध्रुव से इधर वाला ऋणात्मक होता है और उधर वाला क्या होगा,
धनात्मक होगा। तो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का जो द्वितीय फोकस दूरी होगी, द्वितीय फोकस दूरी ये क्या होगी, वो धनात्मक होगी। ऐसे भी देखने में पता चल रहा है। और इसका भी क्या होगा जी, इसका भी क्या होगा भाई, ऋणात्मक की ओर है। नहीं मतलब कि ये अवतल पृष्ठ का जो द्वितीय फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, ऋणात्मक ओर, है कि नहीं, ध्रुव से इधर की ओर है। ठीक है, जिधर से प्रकाश किरण जा रही है इधर वाला, तो वो क्या है, ये ऋणात्मक है। अगर ऐसे समझ रहे हैं तो ऐसे भी, नहीं तो दूसरे रूप में भी आप समझ सकते हैं। कैसे, जैसे कि ऐसे समझना है, तुरंत यहां पर लिखेंगे इस स्थिति में, मतलब कि द्वितीय फोकस मुख्य फोकस की स्थिति में क्या कर बता सकते हैं आप। देखिए, तो अगर हम आपसे कहें कि भाई कहां से ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ये भाई कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, इसका मतलब प्रकाश किरण कहां आ रही है, अनंत आ रही है। आज जहां से प्रकाश किरण आती है इसका मतलब वहीं पर वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु कहां पर है, अनंत है, अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अब v बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है भाई, देखिए प्रतिबिंब यहीं पर ना बन रहा है जहां पर वो एक दूसरे पे मिलती हैं मुख्य अक्ष के साथ। ठीक है, तो यही क्या हो गया, ये यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहीं पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। तो ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, खुद फोकस दूरी के बराबर, द्वितीय फोकस दूरी के बराबर। तो यहां पर v बराबर कितना हो जाएगा, f2। ठीक है, समझ में आया है। ठीक है, अतः उपरोक्त सूत्र से, उपरोक्त सूत्र क्या है, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान कितना r। समझ में आ गया। इसमें मान रख लीजिए, n के जगह पर n रहने दीजिए, चलिए यहां पर कर लीजिए, n के जगह पर ये n, ठीक है, और ये v के जगह पर कितना हो जाएगा, f2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, 1 अपान u के जगह पर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। ये 1 में इनफाइनाइट से भाग दे देंगे, 0 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो n अपान f2, देखिए इधर कितना हो जाएगा, n अपान f2 बराबर उधर क्या है, ठीक है, n माइनस 1 अपान कितना, ये r। तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f2 बराबर हो जाएगा ये n r अपान कितना हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, ये f2 का सूत्र रहा, नहीं समझ में आया, ये f2 का क्या है भाई, ये सूत्र रहा n r, ठीक है, अपान n माइनस 1। ये समीकरण नंबर इसको 2 आप बना लीजिए। तो f2 समझ में आ रहा है, f2, ये f2 द्वितीय फोकस का है, द्वितीय फोकस दूरी का सूत्र है, f2 बराबर n r अपान n माइनस 1। खुद देखिए, अगर आप ये f2 किसके लिए जानना चाहते हैं, उत्तल पृष्ठ के लिए जानना चाहते हैं, उत्तल पृष्ठ के लिए, तो उत्तल पृष्ठ के लिए, ठीक है, ये जो r होता है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये r क्या होता है, धनात्मक। तो जब धन में रखेंगे तो ये टोटल मान किस में आ जाएगा, धन में। मतलब f2 उत्तल पृष्ठ के लिए जो f2 है वह किस में होगा, ये धन में होगा, है कि नहीं। लेकिन अवतल पृष्ठ के लिए अगर f2 आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो अवतल पृष्ठ के लिए जो r होता है, अवतल पृष्ठ के लिए r क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर r की जगह पर ऋण रखेंगे, तो जब यहाँ पर ऋण रखेंगे तो जब ऋण से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मान किस में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा कि नहीं। तो ये अवतल पृष्ठ के लिए द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। ऐसे भी आपको पता चल गया, समझ में आया। अच्छा, इसको छोड़िए, अब आप देखिए इसके बाद से अगर समीकरण नंबर 1 देखें, f1 बराबर r अपान n माइनस 1, f2 बराबर n r अपान n माइनस 1, समझ रहे हैं, n r अपान n माइनस 1। तो आप इन दोनों को देखने के बाद आप क्या बता सकेंगे, आपसे कभी अगर कोई पूछ ले कि अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो, उनका जो प्रथम फोकस दूरी है या द्वितीय फोकस दूरी है, क्या वो बराबर होते हैं, तो एकदम तुरंत कहिएगा ना, कभी नहीं भाई। देख लीजिए, क्योंकि f1 बराबर ये r अपान n माइनस 1 है, और देखिए f2 बराबर कितना है, n r अपान n माइनस 1 है कि नहीं है, ये बराबर है, बराबर नहीं है कि नहीं, एकदम। तो भाई कौन अधिक कौन कम, ये दिख रहा है कि नहीं, कौन अधिक कौन कम, समझ में आया। ठीक है, अगर इन दोनों का अनुपात अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अनुपात का मतलब जगह यहाँ पर थोड़ा सा मिल रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, समीकरण 2 में 1 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए।
ठीक है। समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए। क्यों समीकरण 2? क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। इसमें 1 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? F2 अपान F1 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो इधर आ जाएगा F2 अपान F1 बराबर उधर क्या होगा? ये है NR अपान N-1, ठीक है। और नीचे कितना है भाई? ठीक है, माइनस ये R अपान N-1 है। समझ रहे हैं? तो N-1 से N-1 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो यहाँ पर F2 अपान F1 बराबर हो जाएगा -N। कितना बचेगा? ऊपर ये है और ये -N, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए F2 बराबर कितना, तो -N अपान F1, नहीं N इंटू F1। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो F2 बराबर -N इंटू F1, मतलब कि जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वह प्रथम फोकस दूरी का n गुना होती है, जहां पर n क्या होता है? ये जो कांच है उसका क्या है? ये अपवर्तनांक है। समझ में आ गया? समझ में आ? और आपसे पूछा जाए कि क्या दोनों का चिन्ह एक ही होता है? नहीं भाई, एक का धन और एक का क्या होता है? माइनस में होता है। देखिए बीच में माइनस आने का क्या मतलब है कि उनकी जो प्रकृति होती है, मतलब प्लस माइनस क्या होता है? वो अलग अलग होता है, एक का प्लस एक का माइनस में होता है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो द्वितीय फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी क्या होती है? n गुनी होती है। n गुनी का मतलब जो इसका अपवर्तनांक है, मतलब इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक जो कांच है, ठीक है, जो माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको क्या करनी थी? जाननी थी, ठीक। तो ये फिलहाल जो भी मैंने आपको बताया, आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे। और कभी भी एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम फोकस, मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, आप उसको बता पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आपसे कभी कोई पूछ ले कि कौन इसमें से फोकस दूरियां बड़ी छोटी होती हैं, किस पृष्ठ का प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक होता है, मैंने हर तरीके से बताने का आपको प्रयास किया, फिगर में भी और ये कैलकुलेशन से भी आप उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कौन धनात्मक, कौन ऋणात्मक, कौन अंदर होगा, कौन वायु में होगा, बाहर होगा, ये सब चीजें एकदम समझ में आ गया, ठीक। तो ये आप समझ ही गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक वीडियो को तो जरूर करिए। अच्छा, ये चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे भाई? ठीक है, आप हो सके कि अब जान गए होंगे, अब मैं ज़्यादा बताना नहीं, लेकिन आप वैसे ही अगर आप देख रहे होंगे तो आप जान गए होंगे कि हमारे जो वीडियो हैं, ठीक है, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैं लेसन शुरू कर दूं, उस लेसन को एकदम क्लासरूम जैसे मैं पढ़ा दूं, जैसे कि क्लासरूम स्टडी कराया जाता है आप लोग को, ठीक है, कि एक के बाद एक टॉपिक एकदम क्रम से हर लेसन का जो भी है, तो मैं वैसे ही पढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। तो आप को मैं कोई भी लेसन शुरू कर दे रहा हूं, कोई भी यूनिट कर दे रहा हूं, तो भाई उस यूनिट में अब आपको सोचना नहीं है, एक एक क्रम से, जैसे कि मैं क्लास में पढ़ाता हूं, एक एक क्रम से जो आगे आगे टॉपिक आते जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल आते जा रहे हैं, जैसे भी मैं वैसे ही पढ़ा करके आपको खत्म करूंगा, ठीक है, एकदम डिटेल में। अब आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं छोड़ूंगा, जितना कि हमसे हो पाएगा, ठीक है। तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है, क्योंकि भाई जब मैं भी एक के बाद एक जो रेगुलर जो मैं एक के बाद एक जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, भेज रहा हूं, तो भाई एक पढ़ लिए हैं तो अगला अब आने का इंतजार ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई तभी तो धीरे धीरे आप पढ़ते हुए उस टॉपिक को, उस यूनिट को, उस लेसन को खत्म करेंगे, आप अपने सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है। तो भाई उसका नोटिफिकेशन तो आपको सबसे पहले मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि इसी प्रकार के एक के बाद एकदम क्रम से जो भी हैं सो वीडियो किसी भी लेसन्स के सबसे पहले मिले आपको। तो आज के लिए फिलहाल इतना है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।